हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका थर्ड लेसन मेटल एंड नॉन मेटल की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो पिछले 2 वीडियो में हो चुका है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको 8th क्वेश्चन का दिया। इन टोटल इसमें 16 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, और अगले वाले में आपको 3 का दिया, 9, 10 और 11 का। और आज जो बचे हैं 12, 13, 14, 15 एंड 16, 5 जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है ना? ध्यान रखें, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक साइंस की, उसका सॉल्यूशन आज का देखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि बुक का 12th क्वेश्चन। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। गिव रीजन देना है। रीजन ये देना है, इस बात का रीजन देना है कि ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में प्लेटिनम का, गोल्ड का और सिल्वर का ही क्यों यूज किया जाता है। आयरन का क्यों नहीं यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का क्यों नहीं किया जाता है, ये बहुत सस्ते चीप पड़ते हैं ये। ठीक है ना? कोई तो रीजन होगा। जो लोहे को यानी आयरन को यूज नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कॉपर को यूज नहीं करते। भले ही कॉपर थोड़ा सा गोल्ड में तो मिलाया जाता है, लेकिन प्योर कॉपर का यूज नहीं होता। ऐसा इसका कोई तो रीजन होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आंसर तो इसमें लिखा हुआ है ही। इस आंसर को आप लिख लेंगे, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों के अंदर 3 खूबियां होती हैं, 3 विशेषताएं होती हैं जिनके कारण इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। नंबर 1, ये लस्टर होते हैं। लस्टर मीन्स चमक, यानी इनमें एक अच्छी सी चमक होती है तीनों में। नंबर 2, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, यानी कहने का मतलब ये लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, और डक्टाइल होते हैं, यानी इनके तार बनाए जा सकते हैं, लंबे लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। आपने देखा ना, ज्वेलरी जो होती है उसकी डिजाइन कितनी महीन होती है, कितनी छोटी छोटी डिजाइन होती है। अगर मान लीजिए ये मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते तो इतनी महीन डिजाइन नहीं बनाई जा सकती थी। ठीक है ना? ये केवल अगर आयरन का बनाइए तो आयरन के अंदर इतनी मेलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी नहीं होती कि उसके ये मतलब ज्वेलरी बनाई जा सके। इतनी महीन डिजाइन आयरन की, एल्युमिनियम की, कॉपर की नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो 3 विशेषताएं ये हो गई इसमें, ये लस्टर है, मेलिएबल है और डक्टाइल है। और एक विशेष व्यवस्था है कि ये ऑक्सीजन और वाटर, यानी ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो कोरोजन इनका हो जाता है, तो कोरोजन के ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट है। मतलब इनके अंदर ये जल्दी से ऑक्सीजन से, जल्दी से क्या करते ही नहीं है, ये ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। आप देखिए, घर में कोई भी आपके यहाँ लोहे की, आयरन की कोई चीज होगी वो आयरन की ऑब्जेक्ट, आयरन की वस्तु कितनी जल्दी से ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन करके उस पर कोरोजन हो जाता है, टूट जाती है, गल जाती है, वो जंग आ जाती है, रस्टिंग हो जाती है उस पर। ठीक है ना? तो इनमें ऐसा नहीं होता है। इसके लिए प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का ही यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। ओके, नंबर 2 है, देखिए बी पार्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। देखिए, फर्स्ट ए जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो हाइड्रोजन तो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, इसको छोड़िए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बाकी नीचे के बच्चे ना, ये सबके सब सॉलिड होते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज आर इन सॉलिड फॉर्म। जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन ये है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको
ऑयल में क्यों रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो उसका रीजन है दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ही अधिक रिएक्टिव हैं, जो कि ऑक्सीजन से और वाटर से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। अगर इनको ह्यूमिडिटी वाला वाटर मिल जाए ना, वेपराइज वाटर, उससे भी रिएक्शन कर लेते हैं। और सोडियम की आपको विशेषता मालूम होगी, अगर इस पर थोड़ा सा वाटर पड़ जाए तो तुरंत जल जाता है, आग लग जाती है इसमें। तो ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने मेटालिक ऑक्साइड बना लेते हैं और वाटर से रिएक्शन करके ये जल जाता है। तो इससे बचाने के लिए इनको सबको सेफली केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि उसमें वाटर होगा नहीं और ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं उसमें, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, अगला है सी पार्ट। एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, yet it is used to make यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्युमिनियम जो है ना बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। देखा होगा आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें एल्युमिनियम काफी ऊपर आती है। फिर भी जो घर में कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उनमें इसका यूज क्यों किया जाता है, मतलब एल्युमिनियम के बर्तन क्यों बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम का देखिए कुकर देखा होगा आपने, बहुत सारे बर्तन घर में देखे होंगे किचन में, वो क्यों बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के? जब एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम, ये बात बिल्कुल सही है कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, बिल्कुल सही बात है। इनके बर्तन नहीं बनने चाहिए। बट होता क्या है, देखिए एल्युमिनियम जो है ना एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे इसको, 2 का यहां पर और 3 का यहां पर मल्टीप्लाई और 4 का ये मल्टीप्लाई, ये जो है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर चिपक जाती है। मतलब एल्युमिनियम की जो आउटर सरफेस है, जो बाहर से जो सरफेस आप देख रहे हो, वो तो रिएक्शन कर लेती है, वो विदाउट रिएक्शन के नहीं रहती है। जो आउटर सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बना लेती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और जब लेयर चढ़ जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अंदर फिर ऑक्सीजन नहीं घुस पाती है, और अंदर की जो एल्युमिनियम होती है वो सेफ रहती है। आपने देखा होगा जब भी आप एल्युमिनियम को कोई बर्तन लाते हो तो वो कितने चमकीले होते हैं, उनके अंदर कितनी लस्टर होती है, कितना चमकीलापन होता है, एकदम शाइनिंग होती है। और धीमे धीमे जब आप उनको यूज करते रहते हो तो वो चमक उनकी कहाँ चली जाती है? मालूम है कहाँ चली जाती है? वो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और जिसको आप देखते हो वो आपको एल्युमिनियम दिखाई नहीं देता है ऊपर से, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड दिखाई देता है, जिसमें वो चमक नहीं होती है। अगर आप चाकू से उस बर्तन के ऊपर वाली लेयर को खुरच दीजिए तो वहां से एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर छूट जाएगी, ठीक है ना, और अंदर की एल्युमिनियम प्योर ऑक्सीजन एल्युमिनियम निकल आएगी। फिर आप देखिए वही एल्युमिनियम होगी जो न्यू आपने खरीदी थी, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वो पानी से नहीं छूटती है, साबुन से नहीं छूटती है, आप साफ करेंगे नहीं छूटेगी, वो चाकू से खुरचोगे तभी छूटेगी, ठीक है ना। तो ऐसा करके जो ना ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल होते हुए भी कुकिंग के बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। ओके, एक चीज और आपने देखी होगी, चलो मैं यहाँ पर उसको भी आपको शेयर कर दूं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी फिजिक्स में भी आ जाता है, केमिस्ट्री में भी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं, आपने पोल पे देखे होंगे, बड़े बड़े जो पोल लगे होते हैं, उस पर जो वायर लगे होते हैं ओपन वायर, जिन पर प्लास्टिक ऊपर नहीं चढ़ी होती है, वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के। तो वो एल्युमिनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं, आयरन के क्यों नहीं बनाए जाते? सोचा है कभी? एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि वो वायर एल्युमिनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं, आयरन के क्यों नहीं बनाए जाते? तो मैं आपको बता दूं, अगर वो वायर आयरन के होते
आयरन तो बहुत ही चीप मेटल है, सस्ती मेटल है। अच्छा रहता कि आयरन के वायर बना दिए जाते, तो उसमें जो खर्चा आता है लाइन बनाने में, वायर बनाने में, वो बहुत ही कम खर्चा आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए आयरन जो है ना, Fe जिसका सिंबल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Fe2O3.XH2O। बैलेंस करेंगे, ध्यान रखिए 2 यहाँ 4 का और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। XH2O का मतलब है वाटर के X मॉलिक्यूल। X इज नॉट डेफिनेट नंबर, कुछ भी हो सकता है, पर वेरिएबल नंबर है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और Fe2O3 इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं जंग, रस्टिंग। आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, और ये जो रस्टिंग होती है, मान लीजिए आयरन की रॉड है मेरे ऊपर, मेरे पास, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर जम गई, जैसे अभी एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमी थी, वैसे इसके ऊपर जम गई। लेकिन वट आयरन ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो पोरस होती है, पोरस, उनमें उसमें छिद्र होते हैं महीन महीन, जिसके अंदर वाटर और ऑक्सीजन जाती रहती है, जिससे अंदर का जो आयरन होता है वो रिएक्शन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और लेयर मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, और मोटी होती जाती है, और धीमे धीमे करके आपने देखा होगा कि आपके घर पे आयरन का, लोहे का कूलर की बॉडी होगी, गेट भी लोहे का होगा, कुछ चीजें आपने लोहे की और देखी होंगी, तो उन पे आपने देखा होगा कि कितनी मोटी पपड़ी बन जाती है रस्टिंग की, जंग की, वो उस पर से टूट जाती है, और धीमे 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 करके सारा लोहा खत्म हो जाता है, सारा आयरन खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है वो एल्युमिनियम की रक्षा करती है, उसका सुरक्षा कवच है, वो पोरस नहीं होती है, उसके अंदर छिद्र नहीं होते हैं जिससे वाटर या ऑक्सीजन अंदर जा सके, जिससे अंदर की जो लेयर है ना, अंदर की जो एल्युमिनियम है वो बिल्कुल सेफ रहती है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर और आयरन ऑक्साइड की लेयर में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए सपोज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए कि रेनकोट पहन लीजिए, रेनकोट, क्या रेनकोट में छिद्र होते हैं? खुद से सोच के देखिए, खुद से सोचिए, रेनकोट प्लास्टिक का होता है, क्या उसके अंदर छिद्र होते हैं? नहीं होते ना। फिर आप रेनकोट को पहन करके कितनी भी हैवी बारिश में चले जाइए, बारिश का एक बूंद भी, पानी की एक बूंद भी आपकी बॉडी को टच नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी के वो बारिश यानी पानी से उस वक्त रक्षा करेगी। कौन करेगी? रेनकोट की लेयर जो आपकी बॉडी पे चढ़ चुकी है। और फिर आपसे कहा जाए कि आप कॉटन के कपड़े पहन लीजिए, आप सेफ रहेंगे, बारिश आपको भिगो नहीं पाएगी। तो जो कॉटन के कपड़े हैं वो आपको बचा नहीं सकते, वो आपको सेफ नहीं कर सकते बारिश से। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े में जो लेयर आपने चढ़ा रखी है कॉटन के कपड़े की बॉडी के ऊपर, उसमें महीन महीन छिद्र होते हैं, जिससे पानी जो है ना अंदर चला जाएगा। तो रेनकोट और ये कॉटन के कपड़े का मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान रखिएगा। ओके, इसी प्रकार से जो आयरन ऑक्साइड की जो लेयर है वो कॉटन का कपड़ा है जो अंदर लगे हुए आयरन की सुरक्षा नहीं कर पाता है वाटर से और ऑक्सीजन से। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, ध्यान रखिए, वही रेनकोट है जो बाहर से ऑक्सीजन और वाटर को अंदर वाली एल्युमिनियम तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे वो बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं वो सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, टूटते नहीं है। अगर वही वायर लोहे के बना दिए जाते, आयरन के बना दिए जाते, तो 2-4 साल में टूट जाते। कि उस पर ना तो कोई प्राइमर करता है, ना कोई वार्निश होती है उस पर। घर पर तो हम लोग कूलर की बॉडी का, गेट का प्राइमर लगा करके वार्निश भी करते रहते हैं। वही एक तरह से रेन कोट उसको पहनाते रहते हैं, पेंट के रूप में, वार्निश के रूप में, देखा होगा आपने, ठीक है ना। वार्निश लगा दी तो रेन कोट उसको पहना दिया, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाएगा। फिर लंबे 2-4 साल बाद फिर वार्निश छूट गई तो फिर उसको पे लगा दी। ये काम करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है टॉपिक। इसके बाद देखिए आता है अगला,
Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. ये एक्सट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है ये 2020-21 वाले सिलेबस में से कट कर दिया गया है। 30% जो सिलेबस कट किया है उसमें, लेकिन अब नंबर पे आ गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये वीडियो तो हमेशा के लिए रहेगा, बच्चे आगे भी देखेंगे इसको। तो देखिए, कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। जो कार्बोनेट, जो मेटल के कार्बोनेट है और मेटल के जो सल्फाइड है, उनको ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो पहले उनको ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। कार्बोनेट को, मेटल के कार्बोनेट को, मेटल के सल्फाइड को पहले उनके ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, उसके बाद मेटल को बनाया जाता है। ऐसा क्यों, वाई? देखिए, रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड्स इनटू फ्री मेटल्स इज इजी। और कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से मेटल प्राप्त करना उतना इजी नहीं है जितना मेटल के ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना इजी है। तो ये बीच का एक स्टेप है, बीच का एक स्टेप। मेटल के कार्बोनेट से डायरेक्ट आप मेटल बनाएंगे तो उतना इजी नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है। उसके अंदर जो है ना, रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड्स इनटू फ्री मेटल्स इज इजी। पर जो मेटल ऑक्साइड हैं वो मेटल में जल्दी से रिड्यूस हो जाते हैं, और कार्बोनेट जल्दी से रिड्यूस नहीं होते, सल्फाइड भी जल्दी से रिड्यूस नहीं होते। इसलिए बीच में उनको पहले कार्बोनेट को और सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, और ऑक्साइड को फिर रिड्यूस किया जाता है। किसमें? मेटल में। ठीक है, तो पहले इनको ऑक्साइड में चेंज करेंगे और ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम मेटल प्राप्त कर लेंगे। ये हो गई। इसके बाद देखिए नंबर 13 क्वेश्चन, यू मस्ट हैव tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. जब कॉपर के वेसल, जो कॉपर के, तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के, कॉपर के, जब वो गंदे हो जाते हैं, ठीक है ना, जब वो गंदे हो जाते हैं, जब उनकी चमक कम हो जाती है, तो उनको किससे साफ करते हैं? लेमन से, नींबू से, या फिर टमेरिन जूस यानी इमली से, उससे साफ करते हैं, उसके जूस से। क्यों भाई? इनमें होता है एसिड, लेमन में और इमली में, दोनों में एसिड होता है। और जो कॉपर की सरफेस है उस पर जो ऑक्साइड जो बन चुका है, जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, कॉपर जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऊपर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ध्यान रखिएगा, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना मेटेलिक होता है, मेटेलिक यानी बेसिक। और बेस जब रिएक्शन करते हैं एसिड से, तो वो आपको मालूम है कि रिएक्शन करके साल्ट या वाटर बना लेते हैं। तो क्या है, वो साल्ट बना लेगा, वाटर बना लेगा और वहां से हट जाएगा। इसीलिए कॉपर के जो बर्तन हैं जिनकी चमक जब गायब हो जाती है, तो गंदे हो जाते हैं, तो उनको एसिडिक सब्सटेंसेस साफ करते हैं। अब आप सोचोगे कि साहब HCl से H2SO4 से क्यों नहीं करते, वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बात सही है, आप साफ उनसे भी कर सकते हैं, HCl से भी कर सकते हैं, H2SO4 से भी साफ कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उनसे साफ करोगे तो खुद ही साफ करते समय जल जाओगे, आपकी बॉडी जल जाएगी। एसिड जो HCl और H2SO4 है वो इतने ज्यादा रिएक्टिव है, इतने ज्यादा इफेक्टिव है कि वो साफ करने वाले को ही जला देंगे। इसलिए आप
उनसे साफ नहीं कर सकते इसको। लेमन, आप नींबू मालूम ही है आपको, नींबू का जो एसिड है काफी वीक एसिड होता है, इमली का एसिड काफी वीक होता है, जिनको हम लोग खाते हैं इजीली, ठीक है ना। इसलिए ऐसे एसिड से उनको साफ करते हैं। क्लियर टॉपिक। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 14 नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हमने देखिए इस लेसन का नोट्स बनवाया था, तो नोट्स में सबसे पहले हमने हमारा नोट्स उठा के देखिए, इस मेटल और नॉन मेटल का फर्स्ट वीडियो उठा के देखिए, फर्स्ट वीडियो देखिए तो आपको यही टेबल बनी हुई मिलेगी, यही मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस मिलेंगे टेबल में, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनके डिफरेंस, तो क्या क्या डिफरेंस है देखिए। नंबर 1 डिफरेंस देखिए इसका, 1 नंबर डाल देता हूं, 2 3, ठीक है ना, 4 5 एंड 6, ये 6 डिफरेंस दिए हुए हैं। पहला डिफरेंस क्या है देखिए, व्हेन मेटल एंड मेटल्स आर हीटेड विद ऑक्सीजन, तो वे आयनिक ऑक्साइड बनाती हैं। जब मेटल को हीट किया जाता है ऑक्सीजन में, तो ध्यान रखिएगा आयनिक ऑक्साइड बनता है जो बेसिक होता है, ठीक है ना, बेसिक। और जब उसको वाटर में घोल दिया जाए तो दिस टर्न रेड लिटमस कॉपर लिटमस पेपर टू ब्लू। कोई मेटल है, मेटल को आपने सपोज कोई मेटल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सपोज Mg ले लिया, Mg को आपने O2 में हीट किया तो क्या बनेगा, MgO। बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया। दिस इज मेटेलिक ऑक्साइड और दिस इज बेसिक, ध्यान रखिएगा बेसिक है, ये बेसिक है। इसको वाटर में घोला और फिर इसको जब आप रेड लिटमस पेपर पर लगाओगे तो इसके वाटर सॉल्यूशन को, तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ब्लू। ये बेस और एसिड की प्रॉपर्टी हमने लिटमस पेपर पर आपको समझा दी है पहले ही। जो बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस होते हैं उनके वाटर सॉल्यूशन, यानी वो जो है ना, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं और एसिडिक वाले ब्लू को रेड करते हैं। तो नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, और एसिडिक वाले क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं। एसिड वाले ब्लू को क्या करते हैं, रेड। बेस और देखिए ये एसिड, बेस रेड को ब्लू करता है और एसिड ब्लू को रेड करता है। जैसे कोई रिएक्शन ले लेते हैं, चलो जैसे आपने सपोज N2 ले लिया, नॉन मेटल है N2, और रिएक्शन कराई तो NO बना। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, N2O5 भी बनता है, बहुत सारे बनते हैं। तो बैलेंस कर लीजिए इसको, आप फॉस्फोरस ले लीजिए P2O5 बन जाएगा, आप कोई और ले लीजिए, C ले लीजिए, CO बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे बढ़िया एग्जांपल है एस को, गंधक को जब आप जलाओगे, गंधक पीला वाला कलर का देखा होगा आपने, सॉलिड होता है, जब आप उसको जलाते हो तो SO2 बनती है। और SO2 को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो H2SO3 बनता है, जिसे सल्फ्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं। और सल्फ्यूरस ऑक्साइड को जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हो तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि जो नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्लियर। नंबर 2, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना लेते हैं। जैसे सपोज Na जो है ना, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। Na अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव Na+ बना लेता है।
और जबकि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करते हैं, देखिए नॉन मेटल कोई सा ले लीजिए आप, सपोज आपने ऑक्सीजन लिया, सपोज इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 नेगेटिव बना लेता है, यानी 2-8। ऐसे करके नॉन मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनायन बनाते हैं, और जबकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं, कैटायन बनाते हैं। ओके, अगला मेटल्स आर लस्टर्स, ठीक है ना, मेटल्स में चमक होती है, कोई न की चमक होती है, तो गोल्ड की चमक आपने देखी होगी, सिल्वर की देखी होगी, आयरन की देखी होगी, कॉपर की देखी होगी, एक्सेट्रा। और नॉन मेटल में लस्टरनेस नहीं होती है, ओनली एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रेफाइट की अपनी चमक होती है। ओके, अगला रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो मेटल्स है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अभी मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रॉपर्टी है, सो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रॉपर्टी है, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो नॉन मेटल ध्यान रखिएगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एंड हीट। मेटल्स जो है ना गुड कंडक्टर हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, जो कि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। केवल ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, जो नॉन मेटल होते हुए भी उसके अंदर कंडक्टिविटी होती है। ग्रेफाइट वही होता है जो पेंसिल में होता है, लिखते हैं ना बच्चे जो लिखते हैं पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट वही ग्रेफाइट है, जो काफी सॉफ्ट भी होता है, ठीक है ना। और इसमें दिया नहीं है, उसको मैं आपको बता देता हूं कि मेटल जनरली जो है ना कैसी होती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होते हैं। केवल मरकरी को छोड़ दिया जाए, वो लिक्विड में है, और जो नॉन मेटल हैं इसके अंदर सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो इसके बाद लास्ट है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट ऑफ मरकरी। मरकरी को अगर छोड़ दिया जाए, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, Hg जिसका सिंबल है, सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और नॉन मेटल जो है ना ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, देता हूं, चलिए देखें। जैसे आपने एन लिखा, तो एन अकेला नहीं होता, N2 के रूप में होता है, O2 के रूप में होता है, Cl2 के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा, ये सब गैस है। और अगर आपने ब्रोमीन लिखा Br2, ध्यान रखिएगा दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है। क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है। ब्रोमीन ध्यान रखिएगा लिक्विड फॉर्म में है। और अगर आयोडीन लेते हैं, आयोडीन तो, और एस्टेटिन वो सॉलिड फॉर्म में है। मैंने केवल एक ही आपको 7th ए का एग्जांपल देकर के समझा दिया है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसियस फॉर्म में है, और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन और एस्टेटिन। देखिए लिख देता हूं यहां पर, देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन और एस्टेटिन ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाए जाते हैं। मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं, ओनली एक मरकरी को छोड़ करके जो लिक्विड में होता है। तो ये 6 डिफरेंसेस हो गए। ओके, अब आते हैं आगे 15 नंबर। देखिए 5th क्वेश्चन, देखिए ए मैन वेंट डोर टू डोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए मैन डोर टू डोर फॉजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, मतलब गोल्ड स्मिथ मतलब जिसको सुनार बोलते हैं हम लोग,
जो ज्वेलरी बनाने का जो काम करता है उसे गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी गोल्ड स्मिथ के रूप में वो डोर टू डोर जा रहा है एक कोई व्यक्ति, ठीक है ना, क्या मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, ठीक है ना, मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, और वो प्रॉमिस करता है, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द गिल्टर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी आपके पुरानी ज्वेलरी है गोल्ड की, उसे वो जिस पर चमक गायब हो चुकी है उसकी वो चमक वापस ला देगा। यानी जो आपकी पुरानी ज्वेलरी हो गई है उसको वो बिल्कुल ऐसी कर देगा जैसी आपने कभी नई बनवाई थी। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी आपकी पुरानी जब हो जाती है तो आपने देखा होगा उसकी चमक गायब हो जाती है, मालूम पड़ने लगती है पुरानी हो गई। तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं बिल्कुल वैसी कर दूंगा जैसी आप कभी नहीं लाए थे, ठीक है ना। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बेंजल्स टू हिम, विच, मतलब एक जो लेडी है ना, अचानक उसको बिना कुछ सोचे समझे उसको अपनी चूड़ियों का एक सेट दे देती है। गोल्ड की, सोने की बनी हुई चूड़ियां हैं, उन्हें वो चूड़ियां दे देती है साफ करने के लिए, मतलब दे देती है कि इसकी भैया चमक हमारी वापस ला दो, बिल्कुल नई कर दो इनको, ठीक। फिर क्या करता है वो व्यक्ति, विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उनको वो जो है ना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डाल देता है, ठीक है ना। एक उसके पास एक कप है, प्याली है, इस प्याली में ध्यान रखिएगा, इस प्याली में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ध्यान रखिए सॉल्यूशन। उसमें उसने क्या किया, उस सॉल्यूशन में उन चूड़ियों को उसने डाल दिया, ठीक है ना। वो चूड़ियां उसने डाल दी उसमें, उस सॉल्यूशन में। द बेंजल्स स्पार्क्ड लाइक न्यू, और जब उसने चूड़ियां निकाली उसमें से तो देखी कि बिल्कुल नई चूड़ियां हो गई, नई बेंजल्स हो गई, ठीक है ना। But their weight was reduced drastically, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसका वेट कम हो गया। चूड़ियों को जब तोला उस लेडी ने, बैलेंस पर रख करके देखा वो तो हल्की हो गई, साफ तो हो गई, वो नीट एंड क्लीन हो गई, बिल्कुल न्यू हो गई, लेकिन जब तोल करके देखा, वेट किया तो वो हल्की हो गई, वजन कम हो गया उनका। ये तो धोखा हो गया उसके साथ, उसका सोना गायब हो गया, गोल्ड गायब हो गया। द लेडी वाज अपसेट, लेडी वो परेशान हो गई। भाई एक चीज सोच के देखिए, खुद से सोचिए, जिसकी गोल्ड की चूड़ियां हो और वो हल्की हो जाए तो अपसेट तो हो ही जाएगी कि मेरा इतना महंगा सोना कहाँ चला गया, मेरा इतना महंगा गोल्ड कहाँ चला गया। और आजकल तो गोल्ड का आपने रेट देखा होगा 50,000 के आसपास चल रहा है, तो कितना महंगा सोना है। और जिसके सोने में से 1-2 ग्राम भी अगर सोना गायब हो गया, 2 ग्राम या 1 ग्राम भी गायब हो गया तो 5,000 का सोना चला गया उसका, आधा ग्राम कम हो गया तो 2,500 का चला गया। सोच के देखिए, कुछ कम होगा तो जरा सा भी कम होगा तो ज्यादा कीमत का लॉस हो जाएगा। द लेडी वाज अपसेट, बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्गुमेंट, उसे उससे बातचीत करने के बाद द मैन विट ए हेस्टी रिट्रीट, उसको समझा बुझा दिया, उसने जैसे भी समझाया, उसे अपनी पट्टी पढ़ा दी होगी उसको कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, जो भी किया हो। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव, आप उसका डिटेक्शन कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो कि उसके साथ धोखा कैसे हो गया। टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड, जो उस व्यक्ति ने, जो इस कप में प्याले में जो उसने जो सॉल्यूशन लिया था उसके बारे में पता लगा सकते हो, उसने कैसे चोरी कर ली उस लेडी की गोल्ड की। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी आप अपनी ज्वेलरी को साफ कराने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास जाएं, शॉपकीपर के पास जाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पहले अपनी ज्वेलरी तुलवा लीजिए, वेट करवा लीजिए, उसके बाद साफ करवाइए। तो देखो, साफ कराने का वेट तो कम होगा, ये तो नेचुरली है भाई, उसके ऊपर जो गंदगी लगी है वो गंदगी छूटेगी तो वेट तो कम होगा। आप अपने कपड़े देखिए, धोने से पहले नाप तोल लीजिए, वेट कर लीजिए, फिर धोने के सूखने के बाद वेट कीजिए, हल्के हो जाएंगे वो, तो वेट तो कम होगा क्योंकि उसके ऊपर जो गंदगी थी वो छूटेगी। लेकिन एक हद से ज्यादा वेट कम हो जाए, मतलब हमें लगे
कि सपोज इसमें 0.5 ग्राम कम होना चाहिए और हो गया 2 ग्राम कम। हमने सोचा यार इतनी तो इसमें गंदगी नहीं हो सकती, तो वहां पर जरूर पता लगाइए, सोच के देखिए कि उस गोल्ड स्मिथ ने, उस दुकानदार ने, उस ज्वेलरी साफ करने वाले ने आपकी चोरी कर ली। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आप गेहूं पिसवाने के लिए कहीं जाते हो, सपोज आप 50 किलो लेकर के गए गेहूं और पिसेंगे, तो ये निश्चित है कि जब आटा बनता है, जब हीट होता है वो चक्की में, तो कुछ जल जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो हमने एक आइडिया लगा रखा है, या हमें ठोस नॉलेज है पहले से कि 50 किलो में से कितना कम होगा, ठीक है ना? या एक आइडिया लगा रखा है कुछ लगभग अप्रोक्स कि 50 किलो हम पिसवाएंगे तो 1 किलो कम हो जाएगा, कुछ आइडिया से। या पहले से हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा है कितना कम होता है, तो हमें 50 केजी हमने पिसवाया तो 49 केजी उसमें से आटा निकलेगा, 1 किलो कम हो गया या आधा किलो जो भी कम हो गया। ये आपका आइडिया है। लेकिन मान लीजिए अचानक आप जब बोरी अपनी उठाने जाते हो, उसमें 5 किलो कम निकलता है आटा, या 6 किलो कम निकलता है, 10 किलो कम निकलता है, तब क्या होगा? आपको संदेह होगा कि नहीं होगा कि यार इसमें से तो आधा किलो कम होना था, या 1 किलो कम होना था, 1 किलोग्राम कम होना था, ये तो 5 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब उस चक्की वाले ने कहीं ना कहीं आपकी बोरी में से चोरी की है। बात समझ आएगी? कम तो होगा, ये डेफिनेट है। जब वो पिसेगा, गेहूं पिसेगा, हीट होगा, आटा गर्म होगा, तो कुछ जल करके जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, वेपराइज होकर के, जल करके गैसेस फॉर्म में वो जल जाता है, निकल जाता है। ये तो नेचुरली है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना? लेकिन वही है कि ज्यादा कम हो गया, इसका मतलब कहीं से चोरी कर ली, वही इसमें एग्जाम्पल है। देखिए, तो अब देखिए पता, इसमें आप पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। उसने जो इस प्याली में कौन सा लिक्विड, कौन सा सॉल्यूशन भर रखा था, तो मैं सॉल्यूशन का नाम बता देता हूं। इसका नाम है एक्वारेजिया। क्या नाम है इसका? एक्वारेजिया, AQUA रेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इसने भरा है, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया बनता कैसे है वो देखिए। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3, नाइट्रिक एसिड का 3:1, यानी HCl और HNO3 का जो रेशियो है वो 3 और 1 का होना चाहिए। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया हमने, 3 लीटर सपोज हमने, 3 लीटर सपोज हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और 1 लीटर हमने नाइट्रिक एसिड लिया है, ठीक है ना? तो और उसको मिलाकर के आपने रख दिया है, तो क्या होगा? ये जो बनेगा, दोनों, एक बात होता है कि दोनों कंसंट्रेट होना चाहिए। एसिड जो है ना, एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट होते हैं, एक कंसंट्रेट होते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कंसंट्रेट होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं चलेगा। डाइल्यूट में वाटर मिला हुआ होता है, वाटर। तो कंसंट्रेट और HNO3, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HCl आपने 3 लीटर लिया और कंसंट्रेट HNO3 आपने 1 लीटर लिया, और दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बनेगा एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल को भी डाल दीजिए तो वो भी रिएक्शन कर लेगी। हैवी एसिड, भयंकर एसिड, ये मान लीजिए, भयानक एसिड इसको मान लीजिए, यानी एसिड में कोई चीज डाल दीजिए तुरंत जल जाएगी, वो तुरंत गल जाएगी। आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था कि नीचे जो लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये एसिड से रिएक्शन नहीं करते जल्दी से, ये आपको पहले बताया। लेकिन वो एसिड से रिएक्शन नहीं करते, जो तो एसिड का बाप है। खुद से सोच के देखिए, एसिड का सबका बाप है, तो सबसे अधिक पावरफुल है, क्योंकि इसमें 2 भयंकर भयंकर एसिड शामिल हो गए हैं। सोच के देखिए, अगर कहीं किसी मोहल्ले में 2 गुंडे आ जाएं
एक HCl नाम का भयंकर गुंडा, एसिड की श्रेणी में बहुत भयंकर, एक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एक HCl नाम का जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फिर कई इकट्ठे और हो जाए, HCl 3 हो जाए, 3 गुंडे, एक वो उसका एक हो जाए, तो कुल मिलाकर के जब इकट्ठे हो जाए तो फिर उसका, उस मोहल्ले का, उस गांव का, उस एरिया का माहौल क्या बनेगा। वो एक ही गुंडा परेशान कर रहा था, ये तो सब इकट्ठे हो गए, उनकी टीम इकट्ठी हो गई। तो ये जो सॉल्यूशन बनाया ना, जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भयंकर होता है, भयंकर, सबका बाप एसिड का। और इसके अंदर कोई भी मेटल डालोगे आप, चाहे मोर रिएक्टिव हो चाहे लेस रिएक्टिव हो, तुरंत रिएक्शन कर लेगी और गलना चालू हो जाएगी। वो तो उसने गोल्ड स्मिथ ने उसको जल्दी से निकाल लिया, अगर उसमें पड़ी रहती वो ज्यादा समय तक, तो उस महिला की जो चूड़ियां थी वो पूरी की पूरी गायब हो जाती उसमें, तो फिर तो चोरी पकड़ जाती है। मतलब चोरी भी करो तो ऐसी करो ना जो मालूम ना पड़े, सफाई के साथ, ठीक है ना। ज्यादा देर तक पड़ी नहीं तो पूरी चूड़ियां ही गल जाएंगी उसमें, सारी मेटल, जो उसमें कॉपर भी थोड़ा सा शामिल होता है चूड़ियों में, गोल्ड में, और गोल्ड है तो वो सब का सब पूरा का पूरा गल जाएगा, चूड़ियां जो है इनविजिबल हो जाएंगी, सॉल उसमें लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया, डिटेक्टिव कर लिया, डिटेक्शन कर लिया होगा आपने, तो क्या हो गया इसमें, और बस वो साफ हो गई, ठीक है, और उनका वेट भी कम हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, इस लेसन का, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। जो स्टील होता है ना, स्टील जो है वो आयरन का एलॉय होता है। एलॉय आप जानते होंगे, एलॉय बोलते हैं मिश्र धातु, जिसमें कई धातुएं मिला दी जाती हैं। तो स्टील के अंदर होता है आयरन। तो ये बताया कि हॉट टैंक, जब हॉट टैंक जो बनाए जाते हैं, गर्म करने वाले जो टैंक बनाए जाते हैं, वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों नहीं, स्टील के क्यों नहीं होते, वो कॉपर के क्यों होते हैं। तो आपको बता दें कि जो हॉट टैंक यानी गर्म किए जाएंगे वो टैंक, उनमें कोई चीज रख करके गर्म किए जाएंगे, कॉपर, और हॉट टैंक जो होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें स्टीम का यूज किया जाता है, स्टीम का, ये ध्यान रखें आप। तो स्टीम से कॉपर तुरंत रिएक्शन कर लेता है, और तुरंत रिएक्शन करके स्टीम से, वो सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, कॉपर जो है ना स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए कॉपर के टैंक, हॉट टैंक बनाए जाते हैं। और आयरन, जो स्टील के अंदर जो आयरन लगा हुआ है, ठीक है ना, आयरन शामिल है, जो एलॉय है वो आयरन का एलॉय है, तो आयरन जो है ना स्टीम से तुरंत रिएक्शन कर लेता है। इस ध्यान रखिएगा, आयरन जल्दी से इजीली वाटर से रिएक्शन नहीं करता, वो स्टीम से तुरंत रिएक्शन करता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर जो हॉट टैंक है, हॉट टैंक अगर वो स्टील के बनाए जाएंगे तो उसमें आयरन शामिल होगा, और आयरन स्टीम से रिएक्शन कर लेगा और अपना आयरन ऑक्साइड बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। और कॉपर स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना, यानी Cu प्लस स्टीम। स्टीम क्या है, स्टीम वाटर ही तो है, ध्यान रखिएगा। तो स्टीम से कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। और आयरन जो है ना स्टीम से रिएक्शन कर लेता है, आयरन स्टीम से रिएक्शन कर लेता है और अपना ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना, ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो क्या है कि आयरन का जो टैंक बनेगा अगर स्टील का, तो वो उससे रिएक्शन कर लेगा स्टीम से, और वो धीमे धीमे करके सारा खत्म हो जाएगा, टैंक ही टूट जाएगा, गायब हो जाएगा, और जो कॉपर है वो रिएक्शन नहीं करता है। ओके, इस तरह से ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया होगा। सारे क्वेश्चन इसके पूरे हो गए। आज ये चैप्टर फिनिश होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, क्लियर, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर यू।